नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है देश के नए खेल मंत्री सुनील दत्त की। दत्त साहब ने जिंदगी के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। बॉलीवुड से राजनीति की 20 साल लंबी यात्रा के दौरान ये एक स्टार से खेल मंत्री बन गए। अब ये क्या नए खेल खेलेंगे, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं दत्त साहब से ही सीधी बात। सुनील दत्त जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। एक तो आपको आज मुबारक दे दूं मैं कि आप 75 साल के हो गए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अरे वो तो ठीक है, मगर आप तो एक्सपोज कर रहे हैं मुझे। नहीं, आप जवान तो लग रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आई एम 25 प्लस। यू 25 into 3। आई एम 25 प्लस। 25। अब जितने भी ऐड कर रहे हैं ऐड करते रहो। अच्छा, 25 थे आप काउंट करते हैं। इसका मतलब जब 100 साल बाद हम आपको मिलेंगे 25 साल के बाद। मेडली तो ऐसा होना चाहिए ना। तो 25 साल के बाद भी आप खेल खेल रहे होंगे। खेलते रहेंगे, वो तो जिंदगी भर आदमी खेल खेलता है। पर एक बार नहीं लगता सुनील जी, इतनी आपकी में साधु संत की सारे देश के अंदर, मनमोहन सिंह जी को और सोनिया जी को क्या सूझा कि इस उम्र में 75 साल की उम्र में आपको खेल करने के लिए मंत्री बना दिया? देखिए, उन्होंने देखा कि मैंने युवा, देश का युवा और खेल मंत्री सिर्फ 75 साल का। देखिए, उन्होंने देखा कि मैंने कितने कितने तमाशे किए हैं। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट होगा नहीं दीवाना जो बॉम्बे से अमृतसर चल के जाए 87 में। उस जमाने में भी मैं ऐसा नहीं था कि मैं कोई 16 साल का था। उस जमाने में मेरी उम्र खासी अच्छी थी। और मगर जब कभी ऐसी प्रॉब्लम जब आती है देश को, देश के लोगों को, तो अंदर एक जागृति पैदा होती है। वो सबसे बड़ी ताकत होती है, उसमें उम्र का तकाजा नहीं होता। महात्मा गांधी जी इस उम्र में कैसे भागते थे, आपने देखा था। तो सुनील जी, आपको लगता है कि इसलिए चुना आपको क्योंकि एक तो आप दौड़ में आगे रहते हैं, खेल में आगे रहते हैं, और आपने बड़े, जैसे आपने कहा, खुराफातें बहुत की हैं, तो खुराफातें नहीं, अच्छी बातें की हैं। अच्छी बात नहीं, आप इसके अंदर जो अब आप खेल मंत्री बने जी, तो आप किस तरह का खेल खेलेंगे? आप देखिए जी, मैं वो वैसा तो खेल खेलूंगा नहीं जो आप सोच रहे हैं। नहीं, मैं पता नहीं क्या सोच नहीं, मैं किस तरह का खेल? तो खेल तो मैं ये खेलना चाहूंगा कि मेरे देश के जो बच्चे हैं वो खेल के मैदान में आए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल के मैदान में आज हमने दुनिया को बता दिया है कि ये मुल्क हमारा सेकुलर है। इसमें कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अपना मकाम पा सकता है। और जैसे कि हमारे पठान है लड़का, खान है लड़का, क्रिकेट के मैदान में उन्होंने जलवे दिखाए हैं। खेल खेल रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं? नहीं, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। ये तो सच है, हमारे देश की सच्चाई है। तो मेरा यही सपना होगा कि जब तक मैं हूँ खेल के मैदान में, तो एक अच्छे लोग चुन के आए, और उसमें कोई ये ना हो कि किसी की सिफारिश हो या क्या है। जो आदमी डिजर्व करते हैं उनको ये चांस मिले। और उसके साथ मुझे और ये भी बड़ा अफसोस है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो पूछते हैं कि सिर्फ खेल के बारे में पूछते हैं, युवा के बारे में नहीं पूछते। क्योंकि मेरा जो मेरी मिनिस्ट्री जो है इस पर यूथ अफेयर एंड दिस थिंग। और यूथ तो मैं हूँ, मुझे मालूम है कि यूथ को कैसे बनाना है। हाँ, वही ना, यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं आप। उनको मेरे जैसा बनना चाहिए, उनको हर एक से प्यार होना चाहिए, हर लोगों से प्यार बनना चाहिए का मतलब उनको सभी देश के लोगों से प्यार होना चाहिए। आपने खुद चुना जी महकमा जी? मैंने खुद चुना है। क्यों? मैंने इसलिए चुना कि मैं समझता हूँ कि देश के लोगों को जोड़ना चाहिए, और खासकर अगर हमारा देश का युवा जुड़ गया। क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य जो है हमारे देश का युवा है। आपने और हमने तो बहुत दुनिया देख ली है, सब कुछ देख लिया है, और मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी जी ने मुझे सद्भावना का सिपाही बनाया, और उसका प्रचार करने के लिए मैं सारे जगह घूमता रहा। वो तो मुझे ऐसा राजीव गांधी से जब आपने नहीं, सद्भावना का सिपाही अभी बनाया आफ्टर गोधरा एंड राइट्स इन अहमदाबाद एंड ऑल। तो सोल्जर्स ऑफ पीस एंड हार्मनी, तो वो मैंने यात्रा की, कश्मीर तक गया, हजरत बल तक गया। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं लोगों से मिला कि 95% जो हमारे देश के लोग हैं वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और अपने परिवार के साथ मिल के रहना चाहते हैं, और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके घर में मौत हो, दंगे फसाद की वजह से बच्चे यतीम हो जाएं, बहनें विधवा हो जाएं। तो उससे मुझे यकीन पड़ा कि जो आज के युवा है उनको डायरेक्शन की जरूरत है। तो ये मंत्रालय का प्रयोग आप युवाओं को जोड़ने के लिए करेंगे? बहुत जरूर। सेकुलरिज्म जो आपका एक फेवरेट आपने काफी साल चलाया, सेकुलरिज्म के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम सदियों से रह रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, मेरे मन में तो कोई भेदभाव है नहीं, आप जानते हो, क्योंकि मैं इंसान हूँ, और मैं समझता हूँ जो मेरे सामने बैठा हुआ वो भी इंसान है।
तो इसलिए मैंने अभी कोई गलत काम नहीं किया अभी तक तो नहीं, अभी तो इंसानियत से मैं तो ये तो कह रहा हूँ। तो आपको लगता है खेल मंत्रालय और युवा अफेयर्स का जो मंत्रालय है उसका प्रयोग आप करेंगे कि देश के जो युवा हैं एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, जी। सेकुलरिज्म बरतें, परंतु आपको लगता नहीं कि 110 करोड़ लोगों का देश और वहाँ एक मेडल भी गोल्ड में नहीं मिलता है? खेल का मतलब खेल स्पर्धा पर कंपटीशन भी होना चाहिए ना। ये मैं सहमत हूँ इससे, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। आपको अंदर से बड़ा दुख होता होगा, आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। हाँ नहीं, मुझे दुख तो होता है, दुख तो मुझे पहले भी होता था जब मैं मंत्री नहीं था, तब भी मुझे दुख होता था, क्योंकि जब टीवी में देखते थे कि छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो गोल्ड मेडल ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सही चीजें हमें हमारे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, युवाओं को जोड़ना या देश के लिए ओलंपिक्स में या कहीं और जाकर के मेडल जितवाना? ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पहले तो देश के लोगों को जब जोड़ेंगे तो उसमें से और इमर्ज होंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आगे 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में जब हम नाम ही होंगे तो, कि ऐसी चीजें होनी जानी चाहिए। जैसे कि मेडिकल फील्ड में जब कैंसर के ऊपर मैंने काम किया तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट नहीं थे जिसकी वजह से लोगों का इलाज हो सके। तो हमने कोशिश की कि वो मेडिकल इक्विपमेंट लाएं जो यहाँ नहीं मिलता। ऐसा ही स्पोर्ट्स में भी आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब देखिए हमने अभी टीम को अभी भेजा है फॉर अमेरिका फॉर फिजिकल फिटनेस। वहाँ इंस्टीट्यूट है फिजिकल फिटनेस, वो दिखाती है कि जो आदमी हॉकी खेलता है उसको किस तरह फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, किस तरह की मूवमेंट होती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ नहीं है। मैं अगर आपसे सवाल पूछे मंत्री जी कि आप 5 ऐसे कौन से कदम उठाएंगे अपने टेन्योर में, जितना समय आपको मिलेगा, 5 साल आपको पूरे मिलेंगे ऐसा लगता है, ऐसे 5 कदम उठाएंगे जिससे 5 मेडल तो हमारे को मिल जाए? कुछ सोचा होगा आपने? 5 कदम। देखिए 2010 में ये तो हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, उसमें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक तो वेट लिफ्टिंग में हमारी टीम्स बहुत आगे बढ़ रही हैं, आर्चरी में हमारी टीम्स बहुत आगे बढ़ रही हैं, शूटिंग में हमारी टीम्स बहुत आगे बढ़ रही हैं। ये 3 मेडल तो आप गिन लीजिए। एक हॉकी है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस दफ़ा ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल होगा। कि जिस तरह मैंने महसूस किया। ये विश्वास का कारण क्या है? विश्वास का कारण ये है कि जब हमने प्लेयर्स को देखा, विश्वास का कारण तो ये होता है कि आपके अंतर आत्मा बोलती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, और ये मुझे लग रहा है कि अच्छा जरूर होगा। और ये सब चीज़ें, मगर एक चीज़ डेफिनेटली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्पेशली ट्रैक में, जैसे 100 मीटर रेस है, हाँ जी 100 मीटर रेस है, जैसे 200 मीटर रेस है, हर्डल्स हैं, उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ब्लैक आज वो उसको डोमिनेट किए हुए हैं। यहाँ तक कि वाइट पहले जो थे, अब वाइट पीछे रह गए हैं, ब्लैक, क्योंकि हाँ एनर्जी और उनकी जीन्स में वो है, उनके मसल्स आप देखिए, उनकी लेग मसल्स देखिए। तो सुंदर जी, आपको लगता नहीं कि हमारे देश के अंदर चार्ज ये है कि देश के अंदर कब्जा जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पॉलिटिशियंस का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, उनके ऊपर खर्चा ज्यादा होता है। एक गेम में स्पोर्ट्समैन कम जाते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा। आपको लगता नहीं कि वो डोमिनेट करते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स पनप नहीं पा रहे देश के अंदर? जिसमें आपको जानकारी ज्यादा है, क्योंकि आप एडिटर भी हैं, सब कुछ है, एक बड़े पॉपुलर मैगजीन के एडिटर हैं, तो आपको इसकी जानकारी करनी पड़ती है। मैं तो पहली बार यहाँ बना हूँ स्पोर्ट्स का। हम तो दूर से देखते थे और दूर से गेम्स भी देखते थे, टीवी के ऊपर देखते थे। हमारी गेम तो आप जानते हैं क्या थी? नहीं, आपकी गेम थी कि गाना गाना और फिल्म देखना, बनवाना, और उसके बाद आपको वो तो बात मैंने आपसे सवाल पूछा कि पॉलिटिशियन कंट्रोल करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर कि नहीं? आपने सवाल मुझे पूछा है, उसमें काफी कंट्रोल्स हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, और उन कंट्रोल को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कंट्रोल न रहें। इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा कि हम चाहेंगे कि जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से हो, उसके ऊपर कोई सिफारिश नहीं हो, हमारे जो प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करने वाले हैं उनको मौका मिले। आपने पॉलिटिशियन के ऊपर लड़का दिया एकदम, मेरे को लगता है उसकी कंपल्सरी क्या है, क्यों कर रहे हैं सुनील दत्त जी जो किसी डरते नहीं है। हम थोड़े टाइम गए, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं देश के खेल मंत्री सुनील दत्त से। सुनील जी, आप बता रहे थे कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो IAS लोग हैं कब्जा करके बैठे हुए हैं, इससे कोई अकाउंटेबिलिटी स्पोर्ट्स के अंदर नहीं होती, तो आप लगता नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मैं इसको मानता हूँ, अकाउंटेबिलिटी मेरी भी होनी चाहिए। आप तो लोग चुनते हैं 5 साल बाद निकाल देंगे अगर आप नहीं काम करेंगे, उनको कोई निकाल नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ भी होनी चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग
इन द डिपार्टमेंट दैट इज गिवन टू मी, उसमें भी मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स बॉडीज को इतना पैसा है, आपको लगता नहीं कि उनके अकाउंट्स जो है पब्लिक होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू पब्लिक नेट पे डालने चाहिए उनको? देखिए क्या है कि जहाँ तक कि प्लेयर्स ये चार्ज लगाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अपने ऊपर खर्च करते हैं, बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा उनके खर्च होता है, तो जितना पैसा खर्चा होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लगता है चाहिए। क्या है कि जैसे मेरी मिनिस्ट्री है, और मेरी मिनिस्ट्री के हिसाब से जो काम है युवा का 45% जो है हमारे देश का युवा है। और हमारे स्पोर्ट्स में भी जो डिफरेंट फैकल्टी है स्पोर्ट्स की, और उसमें भी जो खर्चा है वो हमारी सरकार हमको 400 करोड़ इससे ज्यादा दे नहीं रही है। 400 करोड़ में क्या होता है? वो क्रिकेट बॉडी 400 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेती है एक साल के मैच के अंदर, तो उनका सेपरेट चीज है। उनका एडवर्टाइजिंग बजट जो है उससे ज्यादा होता है। मैं तो उनको ये भी कहने वाला हूँ कि देखिए बाकी भी गेम्स हैं, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बड़ा भाई जो है बड़ा बन जाता है तो छोटे भाइयों को मदद करता है। और क्रिकेट बनाम जो अलग खेल है उसके ऊपर आपका विचार लगता है कि बाकियों को भी उतना प्रोत्साहन देना चाहिए? मैं सिर्फ उनसे यही गुजारिश करने वाला हूँ कि आप देखिए जितना भी आप कवर करते हैं उसका 1% जो है दूसरी गेम्स के लिए दे दीजिए, उससे दूसरी गेमों का भला होगा, दूसरे आदमी बेनिफिट होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी बॉडीज हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, अगर वो बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो उनको आगे अपने अकाउंट देने चाहिए। इट शुड बी ऑडिट, मेक पब्लिक ऑडिट होने चाहिए। ऑडिट होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हम अगर सही काम कर रहे हैं तो हमें किस चीज का डर है? पर ऐसा लगता है चुनाव भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ परिवार कंट्रोल करते हैं, उनको हटा नहीं सकते आप? को लगता नहीं है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव भी ठीक ढंग से होने चाहिए? क्या है उसके लिए हमारे पास एक ही परिवार के लोग कई जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारे पास कोई इस तरह के लॉ नहीं है मेरे पास, मेरी मिनिस्ट्री में। क्योंकि जब ये बनाए गए ऑटोनमस बॉडी बनाई गई, उसमें ये नहीं था कि वी हैव टू सर्वे और वी हैव टू कंट्रोल इन एनी वे एज फार देयर इलेक्शंस आर कंसर्न। अदर डेमोक्रेसी में कहेंगे कि फिर ऑटोनमस बॉडी बनाने की जरूरत ही क्या है अगर आप हमारे ऊपर चढ़े? ऑटोनमस का मतलब ये कि डकैती मारते चले जाओ? नहीं, बट अकाउंटेबिलिटी से ही आप उनको ये कर सकते हैं। जो पैसा पब्लिक का पैसा है, पैसा मेरा है, आपका पैसा है। नहीं, जैसे मेंबरशिप है उनकी, वो उसके ऊपर ऑडिटिंग नहीं होता? ये जो जानवरों के नाम से मेंबरशिप बनी हुई है। मैंने तो ये सुना था कि जब इंदिरा गांधी जी ने ये लैंड फॉर लैंडलेस की थी और लगा दिया था कि 25 या 30 एकड़ से ज्यादा नहीं है, तो लोगों ने गाय भैंस के नाम के भी जमीन ले ली थी। ऐसे स्पोर्ट्स में भी ऐसी डिपेंड्स ऑन द पीपल, डिपेंड्स ऑन द पीपल। वी हैव टू, ये मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो आपको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी तो ओपन करनी चाहिए ना? नहीं, क्या है कि ओपन तो है। आपको मालूम है कौन कौन मेंबर है? नहीं, ओपन मेंबरशिप कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, प्रॉक्सी सिस्टम जो है, सिलेक्शन कैसे होता है? यू कैन हैव देयर मिनट्स ओवर देयर, यू कैन चेक अप कि वो बॉडी कैसे बनी है, सब कुछ हुआ। दे रजिस्टर द बॉडीज, रजिस्ट्रार के पास जाके आप देख सकते हैं कि कैसे उनके लॉज क्या है, बाई लॉज क्या है, आप देख सकते हैं जाके। क्यों नहीं? तो आपको कहना है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स आने चाहिए सामने के अंदर। पर आप छोड़िए स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आप मेरे को आपने अपनी जिंदगी में इतने खेल खेले हैं फिल्मों के अंदर, आप हमेशा डाकू रहे, उसी वजह से आप मशहूर हुए। तो पब्लिक में शरीफ आदमी और फिल्म में डाकू, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आपकी लाइफ में कैसे संभाला आपने? इससे पता लगता है कि मैं कितना वर्सेटाइल हूँ। वर्सेटाइल ही आदमी ऐसा कर सकता है। वो थाली का बैंगन भी होता है, कभी इधर कभी हो जाता है। अलग होता है वर्सेटाइल आदमी, ये होता है अपने टैलेंट से। वो थाली का बैंगन जो है पसंद है, डाकू वाला थाली का बैंगन जो होता है वो एडवांटेज इधर से भी लेता है, तो हम तो अपने पाँव पे खड़े होने वाले आदमी। पॉलिटिकल डाकू भी बहुत है आपकी सरकार में। इस बार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने तो कभी एडवांटेज लिया नहीं किसी का। दोस्ती के नाते हो सकता है, मगर हमने अपने स्वार्थ के लिए मैं कुछ बन जाऊं उसके लिए मैं कभी किसी के पास गया ही नहीं था कि मुझे एक्टर बना दो। नहीं, आपने रोल जान के वो चुना कि जिसमें आप नहीं, रोल तो क्या कि मुझे ना जाने क्यों आपने मेरी सिर्फ डाकू की पिक्चरें देखी, क्योंकि आपके मन में डाकू अच्छे लगते होंगे आपको। तो आपको लगता है वो रोल आपका नकली था? कौन सा? वो वाला? नहीं, क्या है कि एक्टर के लिए, एक्टर जो है वो वैरायटी ऑफ रोल नहीं कर सकता है, तो उसका मतलब ये लिमिटेशन। ये डॉन का रोल जो आपने, इसको आज अंग्रेजी में डॉन बोलते हैं आजकल, लगता है आपके पुत्र ने भी वही रोल अडॉप्ट शुरू कर दिया? ये भी किया है उसने, एक बहुत बड़ी लव स्टोरी भी की है। हाँ, मतलब ज्यादातर रोल तो वही किए ना, जरा जैसे आप करते थे। जिसकी पर्सनैलिटी हो, अच्छे बाप के ऊपर गया पूरा एकदम, तो उसने अच्छे रोल भी किए हैं, उसने कॉमेडी भी की है। अब ये जो अभी पिक्चर आपने देखी है, हाँ जी, ये मुन्ना भाई, उसने पहले शुरू तो डॉन से किया ना उसने। हाँ, दे जाओ पैसे नहीं,
तो उसने जो चेंज किया है फिल्म में, जो उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो इन इज ओन वे किस तरह लोगों की उसने इसमें मदद की है। व्यक्ति का सवाल भी, ये चेंज जो हुआ लगता नहीं आपको आपकी पुत्र की वजह से कई बार हमारे बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, तो आपको लगता नहीं आप इतने व्यस्त हो गए कहीं परवरिश में थोड़ी सी परेशानी होगी? ऐसी तो बात नहीं है। क्या आपने रास्ते पे लिया उनको नहीं, वापस? क्या होता है कि जो आदमी नोन होते हैं उनके ऊपर लोगों की नजरें ज्यादा होती हैं, वो जो आदमी नोन नहीं होते उनके बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को पता भी नहीं होता। वही है ना, हाँ उसका जी, हाँ जी। तो फेमस होने के हाँ, पैसे देने पड़ते हैं, देने- उसकी कीमत देनी पड़ती है। भुगतना पड़ता है। मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से वो ड्रग में था, उसने माना कि ड्रग में है। हमने खुद माना, हमने तो शुरुआत की ताकि दूसरे बच्चे मैं जो दूसरे हैं, केस की बात है, मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ या बाकी जो कंपनी हुई और जो केस चल रहा है उसको Exactly, छोड़िए। हाँ। पर मेरे को लगता है कि सुनील जैसा व्यक्ति जो सारे देश का ख्याल रखता है, कहीं बेटे के ऊपर अटेंशन कम दिया आपने, ये लगता है कि आपको हाइंडसाइड में दोबारा? मैं समझता हूँ मेरे बेटे की जानकारी लोगों को बहुत कम है कि वो जिस प्रोफेशन में है उसने कितने लोगों की मदद की है, कितने गरीब लोगों की शादियाँ, बच्चों की शादियाँ उसने करवाई हैं। वो ऐसा है कि वो बताता नहीं है। उसने कितने लोगों को डायरेक्टर बनाया है, डायरेक्टर जो बिल्कुल नए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ ही काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो बेसिक अच्छाइयाँ इंसान के अंदर होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, मैं समझता हूँ। हैं तो हैं, बुराइयां भी? बुराइयाँ भी जेनेटिक होती हैं। और एक बात बताइए, जिससे जब आप वैसे कांग्रेस के सेवक रहे, आपने कांग्रेस का काम किया, देश का सेवक बोलिए नहीं, मुझे। कांग्रेस के थ्रू से देश की सेवा कांग्रेस की फिलॉसफी को मैं बिलीव करता हूँ, गांधी फिलॉसफी को मैं बिलीव करता हूँ, कांग्रेस की जो एफर्ट है फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री उसमें बिलीव करता हूँ, कांग्रेस की सेक्रीफाइसेस जो है उसमें बिलीव करता हूँ मैं। इसलिए पहले मैं इंडियन हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, उसके बाद मैं कांग्रेस मैन हूँ। मैं सवाल कुछ और पूछा, मैंने कहा आप कांग्रेस के थ्रू देश सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, पर आपकी मुसीबत जब आपके ऊपर आई, परिवार के ऊपर, तो शिवसेना आपके साथ खड़ी होगी ऐसा लगता है। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, शिवसेना की फिलॉसफी और आपकी फिलॉसफी में तो कन्फ्रंटेशन है। नहीं देखिए, मैं मानता नहीं हूँ कुछ। देखिए, अगर आप कहते हैं मैं कांग्रेस में बिलीव करता हूँ, कांग्रेस की फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। बाला साहब ठाकरे इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने हमेशा कहा है। मैं किसी प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कह सकता हूँ, उसको बाला साहब को कलाकारों से बड़ा प्यार है। बाला साहब ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी जब मेरा बेटा जेल में गया था, उन्होंने ये कहा था कि सुनील दत्त और नरगिस जो हैं, दे आर नेशनलिस्ट, दे आर पेट्रियट्स। तो आपको उन्होंने बचाया ना मुसीबत में जब आप आए, तो उसके बाद तो मैं शिवसेना के लोग मैं उसका एहसान मानता हूँ उस चीज का। मैं हमेशा उसके परिवार का उसका एहसान मानता रहूंगा। वो तो एक तरफ इंडो पाकिस्तान के बारे में उनके व्यू और आपके नहीं, तो कैसे मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं जब उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी फिलॉसफी अलग है, मेरी फिलॉसफी अलग है। मगर दोस्ती यारी हो सकती है। आप ना जाने कौन किसी भी फिलॉसफी में बिलीव करें, मगर अगर हमने आपको दोस्त कह दिया तो दोस्त कह दिया। तो बाल साहब आपके दोस्त है ना? डेफिनेटली। सोनिया जी आपकी नेता है। हाँ, तो क्या हुआ? कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ सोनिया जी कुछ कहेंगे और बाला साहब कुछ कहेंगे, तो क्या परेशानी हो जाएगी आपको? कुछ नहीं, उनको मालूम है मैं क्या हूँ, दोनों को मालूम है क्या हूँ। आपको मंत्री किसे बनाया, सोनिया जी या मनमोहन सिंह जी? हाँ जी, दोनों ने। दोनों ने पहले मनमोहन सिंह जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मनमोहन सिंह जी अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ फाइनेस्ट मैन। एंड मनमोहन सिंह जो चुना है मैडम गांधी ने इनको, मेरा ख्याल है कि सही चुना है उनको प्रधानमंत्री। मंत्री तो आपको बुलाने के सोनिया जी ने पहले बताया होगा ना? मुझे बताया मनमोहन सिंह जी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनका फोन आया मुझे कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो या तो मुझे हेल्थ दीजिएगा या मुझे ये युवा का ये दीजिएगा। तो हेल्थ तो चला गया अपना साउथ वालों के पास, उनके पास उनको हेल्थ की ज्यादा चिंता लगता है। तो युवाओं का ख्याल आपके जिम्मे छोड़ ये दिया। मिल गया। पर आप सामने सोनिया जी ने तो सेक्रीफाइस किया, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दी और आप वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको कई बार प्रॉब्लम होगी ना, किसको रिपोर्ट करें आप, प्रधानमंत्री को या कांग्रेस नहीं, ये प्रेसिडेंट तो को? आपके विचार हैं। हम तो रिपोर्ट करेंगे जहाँ तक कि पार्टी की पॉलिसी का ताल्लुक है, हम रिपोर्ट करेंगे मैडम गांधी को। शी इज आवर लीडर, शी इज इवन द लीडर ऑफ प्रधानमंत्री। बट जहाँ तक फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न ताल्लुक है, वो हम मनमोहन जी के पास जा रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर फाइनली किसकी चलेगी? फाइनल किसी नहीं चलती, हमेशा पार्टी की फिलॉसफी की चलती है। तो पार्टी प्रेसिडेंट सुप्रीम ना? पार्टी प्रेसिडेंट हमेशा सुप्रीम रहा है। नहीं, कांग्रेस में पहली बार लगता है बहुत सालों बाद जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तो अलग अलग हाँ, हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है इस स्थिति में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, अल्टीमेटली फाइनल से उनकी इन होगी? द गवर्नेंस हमारे ये होंगे, डे टू डे गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग ऑलरेडी बन चुकी है। इज नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ये कांग्रेस पार्टी विल बी चेक ऑन गवर्नमेंट और नॉट? कांग्रेस पार्टी
इज नॉट ओनली अलोन, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो लोग हैं वो भी हैं। अच्छा, उनकी एक कमेटी आप बनी हुई कांग्रेस के है मेंबर हैं ना, वो आप कैसे चलेगा? मैं ये पूछा हूँ कि कांग्रेस मंत्रियों के ऊपर तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की रेट चलेगी ना। जो हमारा कॉमन प्रोग्राम है उसके हिसाब से चलना है, और वो उसको चलाने वाले जो है हमारे मनमोहन सिंह जी, उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो कैबिनेट मीटिंग हमारी होती है आज। हाँ जी, अल्टीमेटली पार्टी का रूल चलेगा ना, अगर चॉइस करनी होगी। क्वेश्चन है, अगर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ जाती है, कल हमारी दूसरे साथी जो है हमसे अलग होना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली मीटिंग के लिए हमारी पार्टी का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो उसका फैसला करेगी। लगता है कि आपकी काफी समस्या है मंत्रियों के लिए कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी में आप एकदम ड्राइवर को ले आते। चलो आप हमारे स्टूडियो में आए सुनील जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।